हेलो दोस्तों, रडार ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं आलोक मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो पदार्थ के भौतिक स्वरूप पर है, जिसमें हम पदार्थ के भौतिक स्वरूप का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने पदार्थ के विषय में अध्ययन करवाया था। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो आपसे निवेदन है, प्लीज़ आप जाके वो वीडियो देख लीजिए, तब इस वीडियो को देखिए, तब जाके यह वीडियो आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। तो हमारा टॉपिक लंबा ना हो, इसलिए हम अपने टॉपिक को बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। क्लास 9 लेसन 1 हमारे आसपास के पदार्थ। देखिए दोस्तों, हम अपनी पिछली वीडियो में पदार्थ का अध्ययन विस्तृत रूप से कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाके देख लीजिए और जो भी डाउट्स हो कमेंट में पूछिए। तो हमारा आज का जो टॉपिक है पदार्थ के भौतिक स्वरूप को लेकर है। देखिए, किसी भी कोई भी वस्तु हो चाहे पदार्थ हो, उसके दो रूप होते हैं। एक होता है भौतिक स्वरूप, दूसरा होता है रासायनिक स्वरूप। तो इस लेसन में क्लास 9 में भौतिक स्वरूप का विस्तृत रूप से अध्ययन है, लेकिन रासायनिक स्वरूप का अध्ययन नहीं है। तो हम अपना टॉपिक यही लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहला पदार्थ का भौतिक स्वरूप है पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा आप, पदार्थ अति सूक्ष्म कणों, ये मार्केबल पॉइंट है। अति सूक्ष्म कणों यानी पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलके बना होता है। देखिए, जो पदार्थ होता है बहुत ही अति सूक्ष्म यानी छोटे छोटे कणों से मिलके बना होता है। जिस प्रकार मानव शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो होती है कोशिका होती है, मूल इकाई कोशिका होती है, उसी प्रकार कोई पदार्थ जो होता है अति सूक्ष्म कणों से मिलके बना होता है, जिन्हें हम नग्न आंखों द्वारा नहीं देख सकते। खुली आंखों से हम पदार्थ के कणों को वे इतने सूक्ष्म होते हैं कि नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि उनकी जो परास होती है सूक्ष्म कणों की, वो होती है 10⁻⁻10, यानी आप कह सकते हैं लगभग 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर। आप इनके परास को देख सकते हैं 10⁻⁻10 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर। तो इतनी छोटे कणों को हम, उस परास के कणों को हम देख नहीं सकते। तो यहाँ पे देखिए, इसे देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है। जैसे 50 कोटि का सूक्ष्मदर्शी, 200 कोटि का, यानी जितने गुना वस्तु को बड़ा करके देखने वाली सूक्ष्मदर्शी होगी उतने ही गुना बड़ा करके वस्तु को दिखाएगी। तो इसको देखने के लिए, पदार्थ के कणों को देखने के लिए हम बेहतर सूक्ष्मदर्शी अर्थात इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी और भी उच्च कोटि के सूक्ष्मदर्शियों का उपयोग करते हैं पदार्थ के कणों को देखने में। देखिए, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि पदार्थ के जो अति सूक्ष्म कण होते हैं वो होते हैं अणु, परमाणु। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अणु, परमाणु, और तीसरी चीज है आयन। यही अति सूक्ष्म कण होते हैं, या तो अणु होंगे या परमाणु होंगे या फिर आयन। इन्हें कहते हैं अवयवी कणों। आगे की कक्षा में इनका बृहद रूप से अध्ययन है 11-12 में, तो आपको पता चलेगा कि इन्हें तीनों को कहते हैं अवयवी कण। अवयव यानी ये पदार्थ के अवयव होते हैं, अणु, परमाणु और आयन। इस पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ध्यान दीजिए एक ही लाइन में। यहाँ पे देखिए, अणु वह पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता किंतु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। यानी कि अणु जो है स्वतंत्र अवस्था में रहता है, रासायनिक अभिक्रिया में कभी भाग नहीं लेता। जितने भी रिएक्शन होते हैं वो परमाणु के द्वारा होते हैं। जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो परमाणु करता है, कभी अणु उसमें भाग नहीं लेता। जो कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, अणु की डिफिनेशन हो गई। परमाणु इसका जस्ट अपोजिट होता है, यानी कहने का मतलब ये होता है परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में, जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी उसमें भाग लेगा, लेकिन स्वतंत्र अवस्था में कभी नहीं रह सकता। तो इस प्रकार से ये अणु हो गया, परमाणु हो गया। अगर हम आयन की बात करें तो आयन 2 प्रकार का होता है, धनात्मक आयन और ऋणात्मक आयन। तो यहाँ पे इस प्रकार से हम देखते हैं, जैसे NaCl हो गया। NaCl जो नमक, खाने वाला नमक होता है, साधारण नमक, उसमें Na जो है वो है प्लस और Cl जो है माइनस। ये 2 प्रकार के आयनों, धनायन और ऋणायन के संयोग से मिलके बना हुआ है।
तो पदार्थ जो होता है अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें नग्न आंखों द्वारा देखना संभव नहीं होता। देखिए पदार्थ के दूसरी जो भौतिक स्वरूप है वो कणों को लेकर है। इसमें देखिए पदार्थ के कण किस प्रकार से होते हैं, तो दूसरी जो क्वालिटी है पदार्थ की वो पदार्थ के कणों पर है। तो पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान, यहाँ पे देखिए ये जो शब्द है उसको उठाने की जरूरत है। यहाँ पे देखिए पदार्थ के कणों में रिक्त स्थान होता है, यानी कि कहने का मतलब पदार्थ के कणों के बीच खाली स्थान पाया जाता है। यहाँ पे देखिए इस रिक्त स्थान में अगर हम क्रम की बात करें तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे रिक्त स्थान सबसे ज्यादा जिसमें होता है वह होता है पदार्थ गैस, यानी पदार्थ की वह अवस्था जिसमें रिक्त स्थान सबसे ज्यादा होता है वह गैस की होती है। दूसरी अवस्था जो है वो होती है द्रव की, यानी द्रव अवस्था में पदार्थ में रिक्त स्थान गैस की अपेक्षा कम पाया जाता है। और तीसरी चीज होती है ठोस की, जिसमें रिक्त स्थान बहुत अल्प मात्रा में पाया जाता है। तो इस प्रकार से पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है। अगर उनकी क्रम देखा जाए तो गैस में रिक्त स्थान सबसे ज्यादा, द्रव में उससे कम और ठोस में सबसे ज्यादा रिक्त स्थान पाया जाता है। देखिए एक हम वैकल्पिक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं कि पदार्थ के कणों में रिक्त स्थान पाया जाता है। देखिए जैसे आपने ले लिया 1 लीटर पानी ले लिया किसी ग्लास वगैरह में, किसी टब में, इस प्रकार से देख लीजिए, जहां आप जरा समझिए। आपने 1 लीटर पानी ले लिया, ये पानी हो गया, और आपने उसका स्तर नाप लिया पानी का। 1 लीटर पानी लेके उसका स्तर नाप लिया। मान लेते हैं यहां तक पानी है, यहां तक जल जो है, टब जो है जल से भरा हुआ है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम इसमें डालेंगे शक्कर के कण, चीनी के कुछ कण डाल देंगे इसमें, यानी कि जितना हो सकता है, यानी कि मान लेते हैं 250 ग्राम शक्कर के कण डाल दिए यहाँ पे। तो जब हम शक्कर के कणों को डालेंगे, ध्यान दीजिए, जब हम शक्कर के कणों को डालेंगे तो इसका स्तर थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, यानी स्तर जो हो पानी का बढ़ जाएगा। लेकिन जब हम कणों को हिलाएंगे कण गल जाएंगे, चूंकि बिना हिलाए भी गल सकते हैं, लेकिन जब कणों को हम हिलाएंगे तो वो जब शक्कर के कण पूरी तरह से पानी में घुल जाएंगे तो यहाँ पे उसका स्तर जो है फिर से बराबर हो जाएगा। यहाँ पे उसका स्तर फिर से बराबर हो जाएगा जल का। इससे यह स्पष्ट होता है कि आखिर शक्कर के कण कहाँ चले गए। वो पानी में गए, उसका स्तर तो बढ़ा, लेकिन फिर पानी में जब घुल गए तो उसके स्तर में कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा है, वही स्तर है इसका। तो शक्कर के कण गए कहाँ? तो यहाँ पे देखिए शक्कर के कण जो होते हैं वो पानी में उपस्थित रिक्त कणों में जाके समाहित हो जाते हैं। जो भी पानी के कणों में रिक्त स्थान होता है वहां पे जाके शक्कर के कण जो होते हैं समाहित हो जाते हैं। इस प्रकार से हम यह अनुमान लगा लेते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है। तो ये हो गए हमारा दूसरा चीज। और आप देख ही रहे हैं रिक्त स्थान की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा जो रिक्त स्थान होता है गैस में, इसके बाद द्रव में, फिर इसके बाद ठोस। अगर रिक्त स्थान को चित्र के द्वारा समझने का प्रयास किया जाए तो देखिए कुछ इस प्रकार से चित्र हमको मिलता है। अगर हम ठोस के कणों की बात करें रिक्त स्थान को लेकर तो ठोस के कण जो होते हैं कुछ इस प्रकार से एकदम समीप होते हैं, पास पास होते हैं। उनमें जो अंतरावकाश होता है यानी कणों के बीच जो रिक्त स्थान होता है वह बहुत ही कम पाया जाता है, यानी ये ठोस की संरचना है, ठोस के कणों की व्यवस्था है। अगर हम द्रव की बात करें तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, द्रव के जो कण होते हैं वो ठोस की अपेक्षा कुछ दूर दूर होते हैं। यहाँ पे ठोस की अपेक्षा इनमें अंतरावकाश जो होता है, इनके कणों की जो व्यवस्था होती है थोड़ा सा ज्यादा होती है। तो इस प्रकार से ये द्रव की व्यवस्था है, द्रव के कणों की व्यवस्था हो गई। अगर हम गैस की बात करते हैं तो जो गैस के कण होते हैं वो स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं। आपको पता होगा अगर रूम में कहीं पे गैस अगर बत्ती जला दिया जाए तो पूरा रूम महक जाता है। तो इस प्रकार से ये गैस की व्यवस्था हो गई, अर्थात इनमें जो रिक्त स्थान पाया जाता है वो बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो ठोस में रिक्त स्थान सबसे कम, द्रव में उससे ज्यादा और गैस में बहुत ज्यादा रिक्त स्थान पाया जाता है। तो इस प्रकार से
पदार्थ के कणों के बीच खाली स्थान अर्थात रिक्त स्थान पाया जाता है। अगर पदार्थ के कणों की अगली जो क्वालिटी है अगर हम उस पर बात करें तो देखिए तीसरी क्वालिटी जो है पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है। यहाँ पे देखिए पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है। तो जो गतिज ऊर्जा होती है वह क्या होती है, इसको जरा समझ लेते हैं। तो किसी वस्तु की गति के कारण उसमें जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह उसकी गतिज ऊर्जा कहलाती है। अर्थात वस्तु गतिमान है, उसके कारण उसमें जो ऊर्जा निहित हो जाती है वह उसकी गतिज ऊर्जा कहलाती है। जैसे यही मार्कर है, अगर हम इसको छोड़ देंगे तो एक समान वेग से पृथ्वी की ओर गिरने लगेगी। अर्थात हमने इसको उठाया, इसमें स्थितिज ऊर्जा शामिल हो गई और इसकी स्थितिज ऊर्जा बदल रही है गतिज ऊर्जा के रूप में। जैसे इस प्रकार से समझिए, अगर हम साइकिल को चला रहे हैं, साइकिल एक समान वेग से चल रही है, अगर हम पैडल मारना बंद भी कर दें तो वह कुछ दूरी पर जाके धीरे धीरे रुक जाती है। लेकिन पैडल मारना बंद हमने जैसे किया वैसे नहीं रुकती है, कुछ दूरी पे जाके रुकेगी। तो अर्थात उसमें पैडल मारने से कुछ गति हो जाती है, उसमें गतिज ऊर्जा निहित हो जाती है, जिसके कारण बिना पैडल मारने ही साइकिल कुछ दूरी तक ऑटोमेटिक गति करती रहती है। यह उसकी गतिज ऊर्जा होती है। तो अर्थात अगर हम गतिज ऊर्जा के बारे में बात करें पदार्थ की अवस्था को लेकर, तो देखिए सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा जो होती है वो गैस के कणों में होती है, वही रिक्त स्थान वाली व्यवस्था है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं गैस अवस्था में पदार्थ के कण की जो गतिज ऊर्जा होती है, पदार्थ के कण अत्यधिक तीव्र गति से गति करते हैं। दूसरी जो है वो है द्रव में। तो द्रव के कण जो होते हैं वो गैस की अपेक्षा थोड़ा कम गतिमान होते हैं। इस प्रकार से द्रव के कणों की जो गति थी उसे ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने बताया था, इसलिए उनकी गति को कहा गया ब्राउनी गति। तो आप जानते रहिए द्रव के जो कण होते हैं वो ब्राउनी गति करते हैं। तो इसके बाद जो होता है द्रव के बाद ठोस, यानी ठोस के जो कण होते हैं वह बहुत ही कम गतिशील होते हैं। एक प्रकार समझ लेते हैं केवल कंपन मात्र करते हैं, उनमें गतिज ऊर्जा बहुत ही कम पाई जाती है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा गैस की, इसके बाद द्रव की, इसके बाद ठोस की। और गतिज ऊर्जा के बाद जो पदार्थ के कणों की चौथी क्वालिटी आती है, इसमें देखिए पदार्थ के कण जो होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यहाँ आप देखिए आकर्षित करने वाली बात होती है। तो आकर्षण क्या होता है, देखिए विश्व में स्थित सभी दो वस्तुएं, सभी दो पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, क्योंकि आकर्षण में द्रव्यमान जो होता है वो प्रभावी होता है। किसी वस्तु में अगर द्रव्यमान है तो उनमें आकर्षण बल कार्य करेगा ही करेगा। तो पदार्थ के कण जो होते हैं उनमें भी द्रव्यमान होता है, अति सूक्ष्म रूप में, लेकिन द्रव्यमान होता है जरूर। तो पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यहाँ पे पदार्थ के कण जो है वो द्रव्यमान निहित है, इसलिए उनमें आकर्षण बल का आकर्षण बल पाया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए पदार्थ के कण जो होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। उनकी जो व्यवस्था होती है कुछ इस प्रकार से होती है, इसका क्रम थोड़ा सा उलट जाता है, यानी रिक्त स्थान और गतिज ऊर्जा से थोड़ा सा क्रम भिन्न हो जाता है। यहाँ पे अगर आकर्षण की बात करें तो सबसे ज्यादा आकर्षण बल पदार्थ के कणों में जो होता है वह ठोस का होता है। इसके बाद जो आकर्षण बल होता है वह द्रव का होता है और इसके बाद गैस का होता है। यानी गैस के कण जो होते हैं वो कम आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं, ठोस के कण बहुत ज्यादा आकर्षण बल होता है, इनमें बंधे हुए होते हैं, इस तरह से उन्हें एक दूसरे से अलग करना संभव नहीं होता है। और द्रव के जो कण होते हैं उनमें आकर्षण बल कुछ कम मात्रा में पाया जाता है। अगर हम आकर्षण बल की बात करें, कैसे हम पता लगाएंगे कि आकर्षण बल होता है, तो दैनिक जीवन में वैकल्पिक उदाहरण लेते हैं, आपने उसको किया भी होगा। जैसे अगर 2 ड्राफ्ट हो गया, जिससे बच्चों को दवा पिलाई जाती है, अगर हम 2 ड्राफ्ट ले लिए उसको और दोनों में पानी को भर लिया, अगर हम दोनों ड्राफ्ट को एक साथ लगा के पानी को गिराएंगे तो पहले ड्रॉप से 2 बूंदें निकलेंगी, लेकिन वह एक दूसरे को आकर्षित करके एक बड़ी बूंद का निर्माण कर लेंगी। यानी वो जो एक बूंद है दूसरे बूंद को आकर्षित कर लिए। देखिए इसका सबसे वैकल्पिक उदाहरण, सबसे अच्छा उदाहरण ये है। यहाँ पे मैं मार्कर के द्वारा व्हाइट बोर्ड पे लिख रहा हूं
मार्कर के कण जो हैं वो व्हाइट बोर्ड पर जाके चिपक जा रहे हैं, ये भी है पदार्थ के आकर्षण बल के कारण संभव हो पा रहा है। यानी कहने का मतलब दो प्रकार के बल होते हैं, पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा, ससंजन बल और आसंजन बल। तो उस बल के कारण जो होता है, आकर्षण बल का ही एक रूप है, उस बल के कारण इंक जो होता है व्हाइट बोर्ड पे चिपक जाता है। तो पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये हो गया पदार्थ के कणों की व्यवस्था, पदार्थ के कणों का भौतिक स्वरूप। देखिए इसमें एक और चीज मार्केबल होती है जो हम पॉइंट आउट उसको कर देते हैं, समझा दिया जाता है। बहुत से लड़के उसमें डाउट रहता है उनको। देखिए ये इन पे कुछ कारकों का प्रभाव भी पड़ता है, जैसे रिक्त स्थान हो गया, गतिज ऊर्जा हो गई, आकर्षण बल हो गया, उस पे कुछ कारकों का प्रभाव भी करता है। मुख्यतः दो कारक होते हैं अगर देखा जाए तो, दाब और ताप होते हैं, जो इनकी ये जो रिक्त स्थान होता है, गतिज ऊर्जा होती है और आकर्षण बल होता है, उनको प्रभावित करते हैं। देखिए सबसे पहले बारी बारी समझने का प्रयास करिएगा। देखिए सबसे पहले जो हम कहते हैं वो है, पहली चीज है रिक्त स्थान, पदार्थ के कणों का रिक्त स्थान। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये हो गया रिक्त स्थान। दूसरी जो चीज आती है वो होता है गतिज ऊर्जा, दूसरी चीज गतिज ऊर्जा। और तीसरी जो चीज आती है वह इससे थोड़ा सा भिन्न होती है, उस पर थोड़ा सा भिन्न रूप में कारक का प्रभाव पड़ता है, इसलिए हम साइड में उसको नोट कर लेते हैं। ये होता है आकर्षण बल। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये तीनों जो चीज होते हैं उनको कुछ कारक प्रभावित करते हैं। जैसे पहले कारक का नाम है ताप, पहले कारक का नाम है ताप, पहले कारक का नाम है ताप। यहां देखिए प्रभावित करने का मतलब ये होता है अगर हम ताप को बढ़ाएंगे, अगर हम ताप को बढ़ाएंगे तो देखिए ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास करिए, पदार्थ के कणों में रिक्त स्थान और गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। अगर हम ताप को बढ़ाते हैं, किसी पदार्थ के टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, उसको उष्मा देते हैं, तो पदार्थ के बीच जो रिक्त स्थान होने वाला है वह जो है बढ़ जाएगा और उसकी गतिज ऊर्जा यानी कणों की जो गतिज ऊर्जा है वह भी बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं जब हम ताप बढ़ाएंगे तो ये दोनों चीज बढ़ जाएंगी। अर्थात आप समझ सकते हैं जब ये दोनों चीज बढ़ेंगी तो पदार्थ में जब रिक्त स्थान और गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, जब गतिज ऊर्जा और रिक्त स्थान ठोस की अपेक्षा द्रव की जितनी होती है उतना रिक्त स्थान हो जाएगा, उतनी गतिज ऊर्जा हो जाएगी, तो वह पदार्थ ठोस से द्रव हो जाएगी। तो अर्थात उष्मा देने पर, ताप देने पर कोई पदार्थ ठोस से द्रव में, फिर द्रव से गैस में, जैसे जैसे उसका रिक्त स्थान बढ़ता जाएगा, गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी, तो वह अपनी अवस्था परिवर्तन करते चली जाएगी। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर हम पदार्थ के ताप को बढ़ाएंगे, पहला कारक होता है ताप, अगर हम ताप को बढ़ाएंगे तो रिक्त स्थान भी बढ़ जाएगा पदार्थ के कणों के बीच और उनकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाएगी। लेकिन देखिए उनके बीच का जो आकर्षण बल होता है यही थोड़ा सा भिन्न होता है। आकर्षण बल जो होता है घट जाता है, यानी कहने का मतलब चूंकि आकर्षण बल का उल्टा क्रम होता है, आप देख सकते हैं आकर्षण बल ठोस में ज्यादा, द्रव में उससे कम और गैस में, इसलिए ताप बढ़ाने पर आकर्षण बल हमेशा नीचे हो जाता है, यानी कि रिक्त स्थान तो बढ़ जाएगा, गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाएगी, लेकिन आकर्षण बल घट जाएगा। तो देखिए अगर हम ताप को घटाएंगे, अगर हम ताप को घटाते हैं तो जो रिक्त स्थान होता है, गतिज ऊर्जा होती है, वह भी घट जाती है। अगर फिजिक्स की भाषा में बात करें एक शब्दों में, तो ताप के अनुक्रमानुपाती होती है रिक्त स्थान और गतिज ऊर्जा, और ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है आकर्षण बल। तो इस प्रकार से ताप को घटाएंगे तो ये दोनों भी घट जाएंगे, इसके अनुक्रमानुपाती होते हैं। लेकिन जब हम ताप को घटाएंगे तो उनमें लगने वाला आकर्षण बल जो होगा वह बढ़ जाएगा। ताप को घटाने पे आकर्षण बल बढ़ गया। देखिए दूसरा जो कारक होता है वह होता है दाब। जल्दी जल्दी समझिए क्योंकि वीडियो लंबा ना हो। दूसरा जो कारक होता है वो होता है दाब। यहां आप देख लीजिए दाब जो है, तो दाब का भी प्रभाव इन तीनों पर पड़ता है, लेकिन दाब जो होता है ताप के व्युत्क्रम अनुपाती होता है। तो आप समझ गए होंगे जब ताप की व्युत्क्रम अनुपाती दाब हो गया तो दाब की जो भी सारी प्रक्रियाएं होंगी वो ताप के अनुकूल नहीं होंगी, प्रतिकूल होने वाली है। तो यहां पर देख लीजिए अगर हम दाब को बढ़ाते हैं तो रिक्त स्थान और गतिज ऊर्जा जो होती है वो घट जाती है, उल्टा संबंध।
दाब को बढ़ाएंगे अर्थात ये रिक्त स्थान और गतिज ऊर्जा घट जाएगी। लेकिन अगर हम दाब को घटाएंगे तो ये जो रिक्त स्थान और गतिज ऊर्जा होती है वह जो होती है बढ़ जाती है। ठीक, तो रिक्त स्थान और गतिज ऊर्जा आपस में बढ़ जाएंगी। ये दाब जो होता है इन दोनों पर ताप की अपेक्षा दूसरे प्रकार का प्रभाव देता है। वही बात अगर आकर्षण बल पे की जाए तो वह सेम चीज दाब के लिए ताप जिस प्रकार से प्रभावित करता है उसी प्रकार दाब, अगर दाब बढ़ेगा तो आकर्षण बल भी बढ़ जाएगा। ये इसके अनुक्रमानुपाती होता है, आकर्षण बल भी बढ़ जाएगा। अगर दाब घटेगा तो आकर्षण बल भी घट जाएगा। तो यहाँ पे ये सब टॉपिक आप समझते रहिए। ये होते हैं दो कारक जो इसको प्रभावित करते हैं। तो आज के लिए पदार्थ के भौतिक स्वरूप में बस इतना ही। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बेहतर से बेहतर तरीके से लाभ हो सके। अगर यहाँ इस टॉपिक में पदार्थ के भौतिक स्वरूप में से रिलेटेड आपको कोई भी समस्या हो, कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं। आप हमसे किस प्रकार की वीडियो की उम्मीद करते हैं, किस टॉपिक पे वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं वो भी हमको बता दिए। हम उस टॉपिक पे वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। लेकिन हमारा उम्मीद यही है कि अगर आपको इस तीनों चीज़ों में से रिलेटेड जो भी 4 चीज़ें हमने पदार्थ के भौतिक स्वरूप में डिफाइन किया है, अगर उसमें से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे बताइए, हम उसका सोल्यूशन आपको जरूर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।